हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 19 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। बेसिकली आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन हमें देता है कि हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बोलने पर भी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस को लगाए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस, द कोर्ट रिकग्नाइज दैट दीज फ्रीडम्स एज द नेचुरल राइट्स इनहेरेंट इन द स्टेटस ऑफ अ सिटीजन। इस राइट को क्या कहा गया कि एक नेचुरल राइट है जो कि एक सिटीजन के स्टेटस में इनहेरेंट होती है। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेज ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। माइंड यू, ये जो राइट है आर्टिकल 19 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। अब इसमें कुछ क्लॉजेज हैं। सो क्लॉज ए सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि पीसफुली जो है आप असेंबल कर सकते हो लेकिन बिना किसी तरीके के कोई गोली बंदूक के, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हो। दिस इज़ योर राइट। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप फ्रीली जो है कहीं पर भी इंडिया में घूम सकते हो। एक हमारा जो एफ क्लॉज है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले था लेकिन इसे अब हटा दिया गया है और बाय 44th अमेंडमेंट 1978। क्लॉज ई सेज टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली जब आप क्लॉज डी के अंदर जब आपको राइट मिला हुआ है कि आप घूम सकते हो तो आप कहीं भी रह भी सकते हो, कहीं सेटल भी हो सकते हो। नाउ क्लॉज जी सेज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किसी भी तरीके कोई प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है। लेकिन इन सारी ही राइट्स पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19 क्लॉज 2 में दिए हुए हैं। सो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली सारे सिटीजन्स के पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन क्या क्या ग्राउंड्स हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। अच्छा, यहाँ पर जो अमेंडमेंट है कि कब अमेंडमेंट हुए थे, मतलब कौन से अमेंडमेंट से ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐड हुए हैं, ये भी याद रखना ज़रूरी है। सो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलते हो तो वो चीज़ आपका आर्टिकल 19 में कवर नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगर अगेंस्ट आप कुछ बोलते हो तो वो भी हमारा आर्टिकल 19 में कवर नहीं होगा। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के ऊपर अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो भी कवर नहीं होगा। और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर कोई कुछ बोलता है तो वो चीज़ कवर नहीं होगी। डिसेंसी एंड मॉरलिटी के कुछ भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपने किया है तो भी आर्टिकल 19 में वो चीज़ कवर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि आप कोर्ट में जाकर के कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। अगर आपने कोर्ट में कुछ भी बदतमीज़ी करी, जज से, मजिस्ट्रेट से कोई बदतमीज़ी करी, तो वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 19 ने हमें फ्रीडम तो दिया है कि हम बोल सकते हैं अपने मन में, जो हमारे मन में है, अपने थॉट्स हम रख सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिमिट्स लगा दी गई हैं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। अगर आप किसी को डिफेम करते हो तो वो भी आर्टिकल 19 के स्पीच में कवर नहीं होने वाला है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या हो गया है, तो ये चीज़ भी आर्टिकल 19 में कवर नहीं की जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस को भी, यानी कि जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना ही आपको चुप रहने का भी अधिकार है। आप चुप भी रह सकते हो, जहाँ आपको चाहिए कि आपको नहीं बोलना है तो आप ना बोले। इसका एक केस था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको हम लोग नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हैं। 1986 का केस है ये। बेसिकली इस केस में ये हुआ था कि 3 बच्चे थे जो कि स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल, और उनके स्कूल में जब नेशनल एंथम होती थी तो दे यूज टू जस्ट स्टैंड बट नॉट सिंग इट, ठीक है। वो गाते नहीं थे। अब वो गाते इसलिए किसी इस वजह से नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम थी नेशनल एंथम से या वो नेशनलिटी के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतनी सी बात थी कि वो जिस क्लास ऑफ पीपल से बिलोंग करते थे उनके धर्म में ऐसा किसी दूसरे भी गॉड को वर्शिप करना वो अलाउड नहीं था, वो परमिट नहीं करता था। इस वजह से वो चीज़ गाते नहीं थे, बट वो खड़े हो जाते थे नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में।
लेकिन उनके प्रिंसिपल ने इन तीनों बच्चों के ऊपर केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नेशनल एंथम सबको गाना ही इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर वो रिस्पेक्ट में सिर्फ खड़े हो जा रहे हैं और चुप हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से नेशनल एंथम को। सो ये इस केस में डिसाइड हुआ था। फिर एक और केस है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसे हम लोग ऑटो शंकर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जिस इंसान को जेल हुई थी वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था जेल में। अब उसके मतलब वो पर्सन की कुछ रिलेशंस थे कुछ ऑफिशियल्स के साथ, यानी कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स के साथ, ऐसे जो अथॉरिटी होती है उनके साथ कुछ उसके रिलेशंस हुए। तो वो उस ऑटोबायोग्राफी में उनके भी नाम वगैरह सारे जो जिस तरीके के रिलेशंस थे वो सब भी मेंशन कर रहा था। तो जो आईएएस ऑफिसर्स थे, जो अथॉरिटीज़ थी, जो ऑफिशियल्स थी, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये कहती हैं कि मतलब आप इसको रोकिए कि ये हमारे बारे में कुछ ना लिखे क्योंकि डिफमेशन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आप इस तरीके से किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपके बारे में कुछ ना लिखे। अभी तक बुक पब्लिश हुई नहीं है, अगर बुक पब्लिश हो गई और उसमें कुछ ऐसा डिफमेशन का लगा कि आपका डिफमेशन हुआ है, तब आप कोर्ट में वापस आइएगा, वरना हम ऐसे किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने से। सो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रिजन ऑफिशियल्स अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट द मैगजीन फ्रॉम पब्लिशिंग द ऑटोबायोग्राफी। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट द स्टेट एंड इट्स ऑफिशियल्स डू नॉट हैव द राइट टू इम्पोज प्रायर रिस्ट्रेंट्स। आप प्रायर किसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते ऑन द पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स दैट मे बी डिफेम द स्टेट। दैट कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिफेम करेंगे और आप इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। एक बार अगर बुक पब्लिश हो गई तब अगर ऐसा लगता है कि डिफेमेशन हुआ है तो आप डेफिनेटली कोर्ट में वापस आ सकते हैं। अब बात आती है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। आर्टिकल 19(1)(b), इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी असेंबली। आप इस तरीके से असेंबल ना हो कि वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, या फिर मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 19(1)(c) में बताया गया, जिसके बारे में उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में कोई भी चीज़ इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर से वही बात रिपीट करी गई है, सो आई एम नॉट रीडिंग इट। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पढ़ने का वो ये है, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन। देखो, एसोसिएशन फॉर्म करना जो राइट है वो तो राइट है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं होना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एसोसिएशन का पार्ट ही हो जाओ, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, इन दोनों के लिए ही सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में बताई गई हैं। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये दोनों चीज़ें इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर लगाई गई। अब फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और F से जो है ये प्रॉपर्टी वाला जो क्लॉज था ये हटा दिया गया था, और इसको हटाने के बाद आर्टिकल 300A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 44th अमेंडमेंट 1988 का जो ये अमेंडमेंट था 44th, इससे इसको हटाया गया, जिसमें आर्टिकल 31 भी रिमूव किया गया और आर्टिकल 300A ऐड किया गया। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखो, इसको इस वजह से हटाया गया, कई सारे रीजंस थे इस आर्टिकल को एज अ फंडामेंटल राइट हटाने की, कि अब ये फंडामेंटल राइट से हट गया तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्यों हटाया गया? जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, मान लो कोई हाईवे बनना है, ठीक है, अब वो जब हाईवे बन रहा है तो जब किसी जगह पर बन रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के घर होंगे, कुछ लोगों की दुकानें होंगी। तो ऐसे अगर ये एक फंडामेंटल राइट रहता तो कोई भी, मान लो कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसे प्रॉब्लम है, जो अपनी प्रॉपर्टी गिव अप नहीं करना चाहता है, तो फिर वो हाईवे कैसे बनेगा, है ना? वो हाईवे का रास्ता किस तरीके से होकर के जाएगा, इस बात की बड़ी सारी दिक्कतें होने लगी कि अगर कोई पर्सन नहीं चाहता है अपनी प्रॉपर्टी गिव अप करना, पैसे भी अगर सरकार उसे दे रही है तो भी वो नहीं चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा गया कि है राइट तो है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, फंडामेंटल राइट हम लोग इसे नहीं कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट।
Now, freedom of profession, occupation, trade और business, आर्टिकल 19(1) क्लॉज G, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में बताए गए हैं. In the interest of general public, state prescribed qualifications for carrying on any profession or technical occupation. Obviously, state जो भी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करेगी आप उसी हिसाब से जो है कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो. तो अब जैसे अगर आपने लॉ की डिग्री ले रखी है और उसके बाद अगर आप कहते हो कि आपको किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का कुछ प्रोफेशन लेना है, इंजीनियरिंग का कोई प्रोफेशन लेना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास लॉ की क्वालिफिकेशन है तो आप उसी फील्ड में जा सकते हो. इसीलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि कल को कोई लॉयर उठ करके कोई डॉक्टर का क्लिनिक खोल करके ना बैठे. ठीक है. Now, state-run trade, business, industry or service that excludes the participation of citizens or others either completely or partially. स्टेट की जो लॉटरीज़ हैं आर नॉट ट्रेड और बिजनेस बट गैम्बलिंग. ये जो स्टेट लॉटरीज़ होती हैं, लॉटरी एक तरीके का गैम्बलिंग ही हुआ, ये कोई ट्रेड या फिर बिजनेस है नहीं, क्योंकि लॉटरीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली लक पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके की गैम्बलिंग हुई, ये किसी भी तरीके का ट्रेड या फिर बिजनेस नहीं है. BR एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये चीज़ हेल्ड करी गई. क्या एजुकेशन कवर्ड है अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज G? तो इसमें कहा गया कि PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का ये केस है. इसमें कहा गया एजुकेशन कैन बी रेफर्ड एज ऑक्यूपेशन बट नॉट ट्रेड और बिजनेस. एजुकेशन को हम लोग एक ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, नौकरी कह सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेड या बिजनेस नहीं कह सकते. सिंपल भाषा में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो एजुकेशन को हम लोग कोई धंधा नहीं कह सकते, वो ये सिर्फ एक नौकरी होती है. अभी ये वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979. इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था कि राइट टू कैरी ऑन बिजनेस इंक्लूड्स राइट टू क्लोज द बिजनेस. नो. अब ऐसा क्यों है कि अगर आप बिज़नेस को कैरी कर सकते हो, अगर आप बिज़नेस खोल सकते हो, तो बिज़नेस बंद करने का भी राइट आपका है. लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि कई सारी हो सकता है कि पब्लिक को इस चीज़ से दिक्कत हो कि आपका बिज़नेस बंद हो रहा है. तो अगर वो किसी चीज़ को इस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से अगर इफ़ेक्ट कर रही है, तो आप अपना बिज़नेस का जो बंद करने का राइट है उसे आप खो देते हो. ये चीज़ कही गई एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं है कि आप अपना बिज़नेस नहीं बंद कर सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं. अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी पब्लिक को अगर दिक्कत है ये बिज़नेस बंद होने से, अगर उन्हें कोई भारी लॉस हो सकता है इस बिज़नेस के बंद होने से, तो फिर आप बिज़नेस अपना क्लोज़ नहीं कर सकते हो. तो स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि नो, यू कैन नॉट क्लोज योर बिज़नेस लाइक दिस. ओके, सो आई होप आप लोग को ये वाला आर्टिकल समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.